दोस्तों नमस्कार। कौशल पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित समान पात्रता परीक्षा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल जिसका पेपर कोड 131 ए है उसकी 7वीं क्लास लेने जा रहे हैं। तो आज का सवाल, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, वो भी भारत के संदर्भ में पूछ रहा है। ए द्वितीय, बी प्रथम, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो मूंगफली के उत्पादन में जो राजस्थान का स्थान है वो द्वितीय है। प्रथम है गुजरात का। और गुजरात में भी मूंगफली के लिए जो इस प्रसिद्ध स्थान है वो है राजकोट। राजकोट में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। अब राजस्थान में पूछ लें कि राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होती है तो बीकानेर में। बीकानेर में राजस्थान की सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन होती है। और स्थान पूछ लें तो ये भी बीकानेर का ही है, लूणकरणसर। लूणकरणसर ये भी बीकानेर में ही है। और इस लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। राजस्थान का राजकोट। तो ये था हमारा प्रश्न। अगला प्रश्न, राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका सवाल। सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम DPAP की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना है? केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना है? मतलब ये जो सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम ये केंद्र प्रायोजित योजना है। एक बार सवाल पूछा भी गया था कि कौन सी निम्न में से केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है, तो उसमें सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम भी ऑप्शन में था। तो ये केंद्र प्रायोजित योजना है और अधिकांश लोग ये करके आए थे। इसमें केंद्र का भी हिस्सा है और राजस्थान का भी है। जो वर्तमान में हिस्सा है वो है 75-25 का, यानी 75 केंद्र सरकार का है इसमें योगदान और 25% ये राजस्थान का योगदान। और जो ये सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम है काफी बार पूछा जा चुका है कि कब प्रारंभ किया गया, तो प्रारंभ की डेट भी पूछ सकते हैं। तो ये प्रारंभ किया गया था 1974-75 में और ये राजस्थान के 11 जिलों में संचालित है। 11 जिलों में, राजस्थान के 11 जिलों के 32 खंड में संचालित है। ये जिले भी इंपॉर्टेंट है, जिले भी आप ध्यान रखें। जिले के बारे में काफी बार पूछा जा चुका है। और ये वर्तमान में जो कार्यक्रम है सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, इसको वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। अब ये वर्तमान में चालू नहीं है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? बार बार पूछा जाता है यह सवाल। सीमेंट का प्रथम कारखाना, ए लाखेरी, बी डबोक, सी ब्यावर, डी गोटर। तो राजस्थान का जो प्रथम सीमेंट कारखाना है वो किया गया था लाखेरी बूंदी में। लाखेरी बूंदी में किया गया था और यहाँ पर और ये स्थापित किया गया था 1917 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, एक बार पूछा भी जा चुका है इस डेट को, तो ध्यान रखें। प्रथम कारखाना लाखेरी बूंदी, ये बूंदी में लाखेरी। कब शुरू किया गया? तो 1917 में। कंपनी पूछ सकते हैं तो एसोसिएट इंक्वायरी कंपनी ACC, एसोसिएट इंक्वायरी कंपनी ACC ने यहाँ पर कारखाना स्थापित किया था 1917 में, प्रथम कारखाना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो लाभार्थी जिला है वो नहीं पूछ रहा है। पाली, सीकर, नागौर और जोधपुर। तो सीकर है, नागौर है और जोधपुर है, पाली नहीं है। पाली में जवाई बांध का पानी काम में लिया जाता है, तो पाली नहीं है इसमें। अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित कुछ तथ्य। इंदिरा गांधी नहर का जो उद्घाटन है, उद्घाटन वो 11 अक्टूबर
1961 को किया गया था। इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखें। और ये भी पूछ ले कि इसका उद्घाटन किया किसने था, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का, तो इसका उद्घाटन किया था उपराष्ट्रपति, उस समय के उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने, एस राधाकृष्णन, इन्होंने उद्घाटन किया था। ये भी एक प्रश्न ये भी बार बार पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनक पूछा जा सकता है। तो इसका जो जनक है वो कंवर सेन थे, कंवर सेन। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान की मरुगंगा या जीवन रेखा भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखें। तो ये थे इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित फैक्ट। उद्घाटन याद रखें 11 अक्टूबर 1961, उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, हाल ही के खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? परख, ए शिक्षा, बी बैंकिंग, सी स्वास्थ्य, डी उद्योग। ये परख है, ये शिक्षा से संबंधित है। और इसको परख को लाया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लाया गया परख को। इसमें समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन, आंकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण किया जाता है परख के तहत। इंपॉर्टेंट है, इसका उद्देश्य ध्यान रखें। अगला प्रश्न, अडानी हाइब्रिड एनर्जी, अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है? इंपॉर्टेंट है। तो ए रायपुर, बी हैदराबाद, सी दिल्ली, डी जैसलमेर। तो अडानी हाइब्रिड कंपनी की जो सहायक कंपनी है, उसने जो भारत का पहला सौर हाइब्रिड पावर प्लांट है वो जैसलमेर में स्थापित किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। और यदि इसकी डेट पूछ ले तो ये स्थापित किया है मई 2022। और इसकी क्षमता पूछ ले तो 390 मेगावाट। इंपॉर्टेंट है। ये अडानी, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जो जैसलमेर में स्थापित किया गया किस कंपनी से संबंधित है या किस कंपनी द्वारा किया गया? तो अडानी हाइब्रिड एनर्जी कंपनी। इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्टेटमेंट दे रखे हैं। ए, एक नंबर, 6 अगस्त 2022 को जगदीश धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति, ये इंपॉर्टेंट है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली व्यक्ति के अनुसार। एकदम सही स्टेटमेंट। 6 अगस्त 2022 को ली थी शपथ 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में। 2 नंबर, जगदीश धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से है। जी हाँ, जो जगदीश धनखड़ है ये झुंझुनू जिले से संबंधित है तथा राजस्थान के उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। पहले भैरव सिंह शेखावत थे और दूसरे जगदीश धनखड़ हैं। तो दो राजस्थान से अभी तक 2 उपराष्ट्रपति बने, एक तो भैरव सिंह शेखावत और दूसरे ये जगदीश धनखड़। इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अभी तक राजस्थान से 2 उपराष्ट्रपति बने थे, भैरव सिंह शेखावत और जगदीश धनखड़। तो दूसरे व्यक्ति है तो ये भी सही है। तीसरा, ये लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के सदस्य व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। तीसरा, वर्तमान में संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सही है और इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के जो है राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति को या अध्यक्ष को, ये तो जगदीश धनखड़ को बनाया गया। ये जो सभापति अध्यक्ष होता है ये उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति। तो ये जगदीश धनखड़ जो झुंझुनू से संबंधित है और ये कह रहा है दोनों सदनों यानी लोकसभा
लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो ओम बिरला है, ओम बिरला। ये कोटा से संबंधित है, ये भी राजस्थान से है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। मतलब 1 2 3 4 डी आंसर। इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला प्रश्न, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पूछ रहा है। ए एंटोनियो गुतरेस, बी बान की मून, सी पेरेज डी कुएलर, डी कॉफी अन्नान। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो एंटोनियो गुतरेस जी है। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय पूछ लें, तो मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। प्रथम पूछ लें, ये तो वर्तमान के पूछा है। यदि प्रथम पूछ ले कि प्रथम अध्यक्ष कौन था संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो वो था टिग्वे ली, टिग्वे ली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है? ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन, ए जेपीजी, सीपीएक्स, जीसीएम, बी जीआईएफ, टीसीई, डब्ल्यूएमएफ, सी टीसीपी, जेपीजी, बीएमपी, डी जेपीजी, जीआईएफ, बीएमपी। तो एक तो ग्राफिकल जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो जेपीजी होता है, दूसरा होता है जीआईएफ और तीसरा होता है बीएमपी। इंपॉर्टेंट है, ये जो ग्राफिकल एक्सटेंशन होते हैं इनकी जो फुल फॉर्म है ये जेपीजी, जीआईएफ और बीएमपी। तो जेपीजी की जो फुल फॉर्म है जेपीजी, इसकी फुल फॉर्म है ज्वाइंट फोटोग्राफ, फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये इसकी फुल फॉर्म है जेपीजी की। जीआईएफ की पूछ लें, जीआईएफ इसकी है ग्राफिक इंटर चेंज फॉर्मेट। और बीएमपी की पूछ लें, बीएमपी इसकी जो फुल फॉर्म है वो बिट मैप, बिट मैप इमेज फाइल। तो इंपॉर्टेंट है तीनों की। जेपीजी की ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जीआईएफ की ग्राफिक्स इंटरफेस फॉर्मेट और बीएमपी की बिट मैप इमेज फाइल। अगला प्रश्न, दो स्तंभ दे रखे हैं, स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड, इनका मिलान करना है। अच्छा प्रश्न है, पहले समझेंगे। बार कोड, ओएमआर, एमआईसीआर, क्यूआर कोड और ओसीआर, और इनका जो संबंध है वो किससे है? तो जो बार कोड का संबंध है, बार कोड उनका संबंध होता है डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, उनका लेबल होता है। कोई भी आप वस्तु लेने जाओगे डिपार्टमेंट में, ऐसे पीछे इस टाइप के लाइन बने हुए होते हैं, इसको बार कोड कहा जाता है और इसको स्कैन किया जाता है। अगला ओएमआर, ये ओएमआर होती है, ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षाओं से संबंधित नहीं, ओएमआर है, ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा लेने के काम आती है। एमआईसीआर, एमआईसीआर होती है, वो होती है ऑनलाइन पेमेंट, सॉरी बैंक के चेक होते, सॉरी एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये बैंक के चेक क्लियर करने में काम आती है।
और अगला है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड, क्यूआर कोड होता है, ये ऑनलाइन पेमेंट में काम आता है। ऑनलाइन पेमेंट में क्यूआर कोड काम में लिया जाता है। और ओसीआर, ओसीआर होता है, ये काम में लिया जाता है छपे हुए पेज का एडिटेबल टेक्स्ट में रूपांतरण करना। तो पहले में तीन, पहले में 3 इसमें है, इसमें है, दूसरे में 1 इसमें है और इसमें है, तीसरे में 4 इसमें भी है, बाकी किसमें भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा ई। इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रश्न था, उम्मीद करता आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए कौन सा स्ट्रोक काम में लिया जाता है, मतलब कौन सी की दबाई जाती है अंतिम जाने के लिए, नीचे बिल्कुल नीचे जाने के लिए। Alt प्लस F6, कंट्रोल प्लस F7, शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8। इसमें जो काम में लिया जाता है वो शिफ्ट प्लस F5 काम में ली जाती है एमएस वर्ड 2019 के अंतिम परिवर्तन जाने के लिए। अब ये कंट्रोल प्लस जो F7 है, इसका काम आता है रिमूव कमांड को सिलेक्ट करने के लिए। रिमूव कमांड, मूव कमांड को सिलेक्ट करना, जो कमांड मूव हो चुका है उसको सिलेक्ट करना, इसके काम में आती है कंट्रोल प्लस F7। Alt प्लस F6, Alt प्लस F6 है, ये एप्लीकेशन में टॉप लेवल विंडो के बीच में स्विच करना होता है। तो ये था हमारा प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान रखें, एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा सही फॉर्मूला है, एमएस एक्सेल का पूछ रहा है। तो ए इक्वल पावर 2, ये सिंबल बना हुआ है, बी इक्वल पावर 2,3, सी इक्वल पावर 2 इंटू 3 और डी इक्वल पावर 2h3। तो इसमें जो एमएस एक्सेल में जो फॉर्मूला होता है उसमें सबसे पहले तो इक्वल लगा जाएगा, ये होता है अर्थमेटिक के लिए, फिर पावर और ये पावर और फिर 2 और 3, तो ये इसका सही आंसर है। इसका क्या मतलब है, ये कह रहा है कि 2 को 3 बार गुणा करो, 2 इंटू 2 इंटू 2। यदि इसका आंसर पूछ ले तो 8 आंसर आएगा इसका। अगला प्रश्न, NTFS का मतलब क्या है और इसे किस द्वारा विकसित किया गया था। NTFS, तो इसका मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और इसको विकसित किया गया था माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। तो इसका आंसर होगा सी। इसमें कुछ ऐसा कोई इंपॉर्टेंट बताने लायक नहीं है। तो ये NTFS है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और ये विकसित किया गया था माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, सी आंसर होगा इसका। लाइफ आई के बारे में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दे रखे हैं, डेटा ट्रांसफर करने के लिए सामान्यतः बल्ब का उपयोग करता है। 2 नंबर, यह तकनीक प्रकाश के दृश्यमान स्ट्रीम का उपयोग करती है। 3, लाइफ आई की गति वाईफाई की तुलना में धीमी है। 4, लाइफ आई वाईफाई से सस्ती तकनीक होगी। तो इसका जो आंसर है, पहला जो स्टेटमेंट दे रखा है डेटा ट्रांसफर करने के लिए यह सामान्य बल्ब का उपयोग करता है, ये बिल्कुल गलत है, ये सामान्य बल्ब का उपयोग नहीं करता। 2 नंबर, यह तकनीक प्रकाश के दृश्यमान स्पेक्ट्रम का उपयोग करती है, ये सही है। लाइफ आई की गति वाईफाई की तुलना में धीमी है, तो जी नहीं, गलत है। लाइफ आई क्या एक सीमित एरिया में होता है, इसलिए इसकी जो गति होती है वो तेज होती है। लाइफ आई वाईफाई से सस्ती तकनीक होगी, ये सही है। लाइफ आई है वो वाईफाई से सस्ती तकनीक होती है। तो 1 और 2, 2 और 4, मतलब इसका आंसर होगा डी। लाइफ आई आखिर है क्या, लाइफ आई, इसकी फुल फॉर्म होती है लाइफ आई की लाइट फिडेलिटी। लाइफ फिडेलिटी।
ये वायरलेस तकनीक होती है, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन VLC का उपयोग करके उच्च गति का डेटा संसारित करती है। ये संबंधित है वाईफाई से। अगला प्रश्न, जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन करना है। जैव विविधता से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ये जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। बी, जैव विविधता उत्तर अक्षांशों की ओर बढ़ती है। सी, पृथ्वी पर जैव विविधता एक समान पाई जाती है। डी, उच्च हिमालय क्षेत्र में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर है, सही कथन है, वो है कि जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती जाती है। भूमध्य रेखा पर जितने भी देश हैं उसकी ओर जैसे जैसे जाएंगे वहां जैव विविधता देखने को मिलेगी। अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी देखने को मिलेंगे। इंसान जो होते हैं तो उनके जो कलर है, कोई ब्लैक है, व्हाइट है, तो उसमें भी देखने को मिलेंगे। तो जैव विविधता है वो भूमध्य रेखा की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। अगला प्रश्न, अल्प विराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं। अल्प विराम, ए बेसिलाई, बी कोकाई, सी विब्रियो, डी स्पाइरिलम। तो जो अल्प विराम के आकार के जो जीवाणु होते हैं वो विब्रियो कहलाते हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये विब्रियो होते हैं, ये कोमा के आकार के होते हैं, कोमा के आकार के, कोमा के आकार के। ये जो है स्पाइरिलम, ये जो संबंधित होते हैं ये सर्पिलाकार होते हैं, सर्पिलाकार। और कोकाई है, ये होते हैं गोलाकार, इंपॉर्टेंट है। अब की बार ये नहीं तो इनमें से किसी का एक के बारे में पूछा जा सकता है। और ये बेसिलाई है, ये होते हैं रॉड के आकार के, रॉड के आकार के होते हैं। ये हमारा विश्लेषण है। तो इसका आंसर होगा वो होगा विब्रियो। अगला प्रश्न, दो शाखाओं वाले समांतर परिपथ का प्रतिरोध समांतर पूछ रहा है, ध्यान रखें। प्रतिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है। यदि एक शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध क्या होगा? 18, 36, 48 या 64? इसका आंसर है वो 36 ओम होगा। अब कैसे होगा? जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तो इसका जो सूत्र होगा श्रेणी क्रम में। यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो इसका सूत्र होता है R1 प्लस R2 डैश 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 RN। और यदि समांतर क्रम में हो, समांतर क्रम में, तो इसका आंसर, तो इसका सूत्र होता है 1/R1 प्लस 1/R2 डैश 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 1/RN। तो ये पूछ रहा है समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में 1/R1 मतलब 1/12 बराबर 1/18 प्लस अपन को ज्ञात करना 1/R2। तो इसको पक्षांतर कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 36। अगला प्रश्न, यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा होगी। किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से गिराया जा रहा है। एक प्रश्न ये भी आया हुआ था एक बार कि कागज और कील को ऊपर से गिराया गया स्वतंत्र रूप से, तो उन दोनों की जो गति है वो क्या होगी? तो उसका आंसर होता समान। तो यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है, चाहे कोई भी वस्तु हो, तो उसकी जो कुल ऊर्जा होती है वो स्थिर रहती है। चाहे वो कागज हो, चाहे वो लोहे की कील क्यों ना हो, उसकी जो कुल ऊर्जा होगी वो स्थिर रहेगी। अगला प्रश्न, कॉलम 1 को रासायनिक पदार्थों का कॉलम बी उपयुक्त अनुप्रयोग, मतलब कॉलम 1 में दे रखा है रासायनिक पदार्थ, किस काम में आता है ये कॉलम बी में दे रखा है? तो ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस काम में लिया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग है वो काम में लिया जाता है विरंजीकरण में। अगला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का
उपयोग है वो लिया जाता है एंटासिड में। तीसरा है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो उपयोग है वो लिया जाता है खास बनाने में। और तीसरा है सोडियम क्लोराइड, ये काम में लिया जाता है H2 और Cl2 के उत्पादन में। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है इसको। तो आंसर होगा इसका एक में 3, बी में 4, सी में 1 और डी में 2, यानी डी आंसर। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। ब्लीचिंग पाउडर है जिसको विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। इसका यदि सूत्र पूछ ले तो CaOCl2। बेकिंग सोडा का सूत्र पूछ ले, बेकिंग सोडा, तो इसका सूत्र होता है NaHCO3। वॉशिंग सोडा का सूत्र पूछ ले तो वॉशिंग सोडा का जो सूत्र होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉशिंग सोडा वाला, Na2CO3 10H2O, ये इसका सूत्र होता है। और सोडियम क्लोराइड इसको कहते हैं NaCl। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें।